बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे। एक अजीम शख्सियत, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नाम, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो किया उनका एहसान आम पाकिस्तानी नहीं चुका सकते। उन्होंने बहुत अजीम कारनामा किया है। डॉक्टर साहब ने ये कैसे किया, किस तरह किया, ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इस पर पूरी कौम अफसरदा है, सब लोग दुआ कर रहे हैं। गायबाना नमाज जनाजा भी उनके लिए अदा की जाएंगी, कुछ की भी गई हैं। उनकी अपनी नमाज जनाजा का जो इंतज़ाम है वो स्टेट लेवल का था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसके लिए अहकामात जारी किए थे और उसके साथ साथ कौमी परचम सिरनगू भी रखा गया। और डॉक्टर साहब की इस दुनिया से जाने के बाद या उस मौके के ऊपर कौमी सोग का ऐलान भी किया गया है, परचम भी सिरनगू रखा गया। डॉक्टर साहब के ऊपर मुख्तलिफ एलिगेशंस उनकी ज़िंदगी में लगे हैं, उनको बहुत तकालीफ भी पहुंचाई गई हैं, और उसके बारे में उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। और ये सारी कंट्रोवर्सीज़ कैसे हुई वो भी बताऊंगा। डॉक्टर साहब ने एटम बम कैसे बनाया और उसके लिए क्या किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। इंडिया ने एक्चुअली पहले एटमी धमाका कर लिया था 70 की दहाई में। डॉक्टर साहब 85 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए हैं। कुछ दिन पहले उनको कोरोना वायरस हुआ था 26 अगस्त 2021 को, और तब भी ये अफवाह आई थी कि वो इस दुनिया से कूच कर गए हैं। लेकिन बाद में डॉक्टर साहब की अपनी वीडियो आई, उन्होंने लोगों से दुआ करने के लिए कहा, और कुछ ख़बरों के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि जब अगर वो इस दुनिया से चले जाएं तो लोग उनके लिए दुआ करें, दुआए खैर करें, और उनकी नमाज जनाजा ज़्यादा से ज़्यादा लोग अदा करें जहाँ जहाँ वो मौजूद हैं। गायबानी नमाज जनाजा अदा की जा सकती है मुख्तलिफ़ मसाजिद के अंदर, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर, मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ ये कर सकती हैं। तो हम सब ये फ़रीज़ा सर अंजाम देंगे जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं, और डॉक्टर साहब के लिए दुआ के लिए हाथ भी बुलंद करेंगे। 11 सितंबर को इससे पहले अफवाहें आई थी कि वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन बाद में डॉक्टर साहब ने खुद वीडियो बयान के ज़रिए से इसकी तरदीद कर दी थी। वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट आया है, सदर पाकिस्तान का स्टेटमेंट आया है, आर्मी चीफ़ का स्टेटमेंट आया है। पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है वो आपके सामने है। जो मैं महसूस कर रहा हूँ वही आप लोग महसूस कर रहे हैं। एक बहुत अजीम शख्सियत थे ये। 1936 में पैदा हुए थे। इंडिया का एक शहर है भोपाल, वहाँ पे इनकी विलादत हुई थी। ये पश्तून ख़ानदान है इनका, औरकज़ई पश्तून ख़ानदान। और ये 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने के बाद तकरीबन चंद साल के बाद ये हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे और कराची में आए थे इब्तदाई तौर पे। फिर कराची में ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मुलाजमत इन्होंने इख्तियार की, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने। उसके बाद वो स्कॉलरशिप के तहत आला तालीम हासिल करने के लिए जर्मनी और फिर हॉलैंड, और वहाँ से उन्होंने मटीरियल टेक्नोलॉजी में MS और बाद में बेल्जियम में मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी इन्होंने। यानी ये इस बारे में जानते थे कि मादे को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, और मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग जो है उसके अंदर ये एक्सपर्ट थे। उसमें इन्होंने बहुत काम किया था। पाकिस्तान में एटमी हथियारों और सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से एक किताब लिखने वाले फ़रोज़ ख़ान साहब ने अपनी किताब ईटिंग ग्रास द मेकिंग ऑफ पाकिस्तानी बम, उसमें उन्होंने, यानी घास खा लेंगे लेकिन बम बनाएंगे, ये आपको जुमला याद होगा। तो ये इसमें उन्होंने किताब में लिखा था कि 1972 में इंडिया ने एटमी हथियार का कामयाब तजर्बा किया था। तो उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने अपनी खिदमात हुकूमत पाकिस्तान को पेश की, और उस सिलसिले में 1974 में उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 2 खतूत लिखे थे। उन खतूत का बड़ा मुस्बत जवाब दिया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। फिर 1975 में वो पाकिस्तान आए और 1976 में बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी एटम बम बनाने का जो मंसूबा है उसका हिस्सा बन गए थे। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि उससे पहले जो पाकिस्तान एटम बम बनाना चाहता था वो प्लूटोनियम से बनाना चाहता था, यूरेनियम से नहीं बनाना चाहता था। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने कहा था कि ये तरीका आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस में डालेगा। आप अगर यूरेनियम के साथ बनाना चाहते हैं तो मुझे उसमें सारे राज मालूम है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, और वो मैं मदद कर सकता हूँ पाकिस्तान की। इनको बुलाया गया। फिर 1979 में डॉक्टर कदीर ख़ान पर हॉलैंड की हुकूमत ने
अहम मालूमात चुराने के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दायर कर दिया था 79 में। और बाद में ये कहा गया था कि हॉलैंड, बेल्जियम, बरतानिया और जर्मनी बहुत सारे प्रोफेसर जो हैं वो इसका जायज़ा लेते रहे, जो इल्ज़ामात डॉक्टर साहब पे लगाए गए थे कि डॉक्टर साहब यहाँ से एटमी राज चोरी करके ले गए हैं और वहाँ पे अब जाके एटम बम बनाएंगे। लेकिन फिर डॉक्टर ख़ान को उसमें बरी कर दिया गया, क्योंकि जो इल्ज़ामात का प्रोफेसर्स ने और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जब जायज़ा लिया तो उन्होंने कहा कि जिन मालूमात को चुराने के आपने उन पे एलिगेशन लगाए हैं वो मालूमात ऐसी नहीं हैं जो पहले मौजूद नहीं थी। तो फिर हॉलैंड की अदालत आलिया ने उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने संगे बुनियाद रखा था एटॉमिक, जब पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए काम शुरू किया तो उस मंसूबे का संगे बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा था। और 1998 में जब पाकिस्तान ने इंडिया के एटम बम के तजर्बे के बाद कामयाब जोरी तजर्बा किया तो बलूचिस्तान के शहर चागी के पहाड़ों में होने वाली जो ये धमाके थे उनकी निगरानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के पास नहीं थी। उस वक्त जो निगरानी कर रहे थे वो डॉक्टर समर मुबारक मंद थे जो वहाँ पे निगरानी कर रहे थे। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बहुत सारे मेडल्स भी मिले अपनी ज़िंदगी में। यानी उन्हें 1996 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ मिला, जबकि हिलाल इम्तियाज़ भी उनको मिल चुका है। और 1 दर्जन से ज़ायद तलाई तमगे भी उन्होंने हासिल किए हैं। और बहुत सारे उनको मुल्की और आलमी अवार्ड जो हैं वो कई दफ़ा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को मिल चुके हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में एक प्रॉब्लम हो गया था। यानी पाकिस्तान में ये एलिगेशन लगा था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एटमी ताकत तो हासिल कर चुकी है, लेकिन एटमी सलाहियत को इन्होंने कुछ मुख्तलिफ मुल्कों को बेचा है या मुख्तलिफ मुल्कों की मदद की है कि वो एटॉमिक हथियार बना सकें। ख़ुद तो पाकिस्तान ऐसा है कि उनके पास ये हथियार मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान कुछ ऐसे मुल्कों की मदद कर रहा है और वो राज उन तक पहुंचा रहा है कि वो भी एटमी सलाहियत रख सकते हैं। इसमें कोरिया के ऊपर एक एलिगेशन था कि पाकिस्तान कोरिया को फैसिलिटेट करता है। इसमें एक एलिगेशन ये था कि ईरान को, कुछ और भी इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर थे। तो वो क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट पे आ रहे थे, पाकिस्तान पे दबाव बहुत बढ़ रहा था, तो और कुछ बैनुल अक़वामी इदारों के पास इस हवाले से मुबैना तौर पे कुछ सबूत भी मौजूद थे, जिस पे उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने यह सारा मुद्दा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब पे डालने का फ़ैसला किया। परवेज़ मुशर्रफ साहब और उनके साथियों ने उनके ऊपर दबाव डाला और उनसे एक एतराफ़ी बयान करवाया। 2004 में उनका यह बयान PTV के ऊपर नशर किया गया, कौमी TV पे, और वहाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने एतराफ़ी बयान ये दिया कि जनाब मैंने एटमी हथियार जो है वो फराहम किए मुख्तलिफ़ मुल्कों को, और इस तरह से जितना वो था बयान, जिस तरह का वो चाह रहे थे उस तरह का उन्होंने दे दिया। और डॉक्टर साहब को उसके बाद नज़रबंद कर दिया गया उनके घर के अंदर एक लंबे अरसे के लिए। मुशर्रफ साहब अपनी ज़िंदगी में कहते रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी का जो सबसे मुश्किल काम था वो यही था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को इन्वेस्टिगेट करना, उनकी तफ्तीश करना और उनका ये स्टेटमेंट दिलवाना, बाद में उनको नज़रबंद करना। तो ये उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम था। यानी डॉक्टर साहब कहते हैं कि उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, जबकि मुशर्रफ साहब कहते हैं कि ये उनके लिए एक बहुत मुश्किल काम था। और आलमी इदारे ये कहते थे उस दौर में, बाद में भी ये एलिगेशन लगता रहा कि पाकिस्तान एटमी सलाहियत खुद तो हासिल कर चुका है, लेकिन दीगर मुल्कों को भी सपोर्ट कर रहा है और उनको अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है, जिसके बाद वो भी इसी नौइयत के एटम बम बना सकते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही थी। और पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा था मैंने आपको बता दिया। ये ऐसे राज हैं जो तकरीबन राज ही रहेंगे और इनके ऊपर से पर्दा नहीं उठेगा। और ऐसी चीज़ें दुनिया के हर मुल्क की तारीख़ के अंदर हैं। सब मुल्कों के अपने अपने राज हैं और वो रहते हैं, लेकिन अब्दुल कदीर खान साहब के लिए इस चीज़ को लेकर बड़ी तकलीफ़ मौजूद थी उनके दिल में। जो उनके साथ इस रियासत में किया गया, वो जिस सलूक के मुस्तहिक थे वो नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब ने एक दौर में कहा कि मैं वज़ीर आज़म बन गया तो मैं उनको सदर पाकिस्तान बनाऊँगा, लेकिन फिर जब वो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने उनको सदर पाकिस्तान नहीं बनाया। डॉक्टर साहब का एक शेर है जो उन्होंने खुद पढ़ा था, खुद उन्होंने लिखा था मुबैना तौर पे, क्योंकि मैं डायरेक्टली तो मैंने ये नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे दोस्तों के ज़रिए से मेरे तक पहुंचा है कि डॉक्टर साहब ने खुद ये शेर अपनी ज़िंदगी में लिखा। उसमें ने लिखा था कि गुज़र तो खैर गई तेरी हयात कदीर, गुज़र तो खैर गई तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ़ मगर कूफियों में गुजरी है। यानी वो जिन लोगों में उनकी ज़िंदगी गुजरी है वो उनको कूफे वालों से तशबीह देते थे, पीठ में छुरा घोंपने वाले। यानी उनको ये शिकवा था कि जो उन्होंने किया इस कौम के लिए, जितना ज़ोर लगाया, जितनी मेहनत की, उनको वो रिवॉर्ड नहीं मिला, बल्कि उनको नज़रबंद कर दिया गया,
उनको तकालीफ दी गई, उनसे एक ऐसे जुर्म का एतराफ़ करवाया गया जो वो अकेले नहीं कर सकते थे। कम से कम ये तो बात क्लियर है, ऐसे जुर्म का एतराफ़ करवाया गया जो वो अकेले नहीं कर सकते थे। ये इल्ज़ामात डॉक्टर साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे भी लगाए थे। 2012 में डॉक्टर साहब ने ये कहा था अपने एक इंटरव्यू में, उन्होंने दावा किया था कि साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की हदायत पर उन्होंने 2 ममालिक को एटमी राज मुहैया किए थे, ताहम उन्होंने उन ममालिक के नाम नहीं बताए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जमात जो है उन्होंने इन इल्ज़ामात की तरदीद की थी। तो अब ये हुआ क्या था, कैसे हुआ था, पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, मुशर्रफ साहब की या उस दौर की एस्टेब्लिशमेंट की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, अब्दुल कदीर खान साहब ने किसके कहने पर क्या किया था, ये सारे राज अब राज रह जाएंगे। क्योंकि वो एक शख्स जिसको इसकी सज़ा मिली है वो अकेला ये जुर्म कर नहीं सकता था, लेकिन जिसने ये सज़ा काटी है, यानी अपने आखिरी दिनों तक वो नज़रबंदी की सज़ा उनकी ख़त्म नहीं हुई थी, उनको कुछ मार्जिन मिल गया था, वो कुछ मूव करते थे, वो एक फलाई अस्पताल भी बना रहे थे, उस पर भी उन्होंने काम किया, लोगों ने बहुत फंडिंग की। उसके अलावा उन्होंने बीच में एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, लेकिन बाद में उन्होंने, क्योंकि सियासी कामयाबी नहीं हुई, तो उन्होंने वो जमात तहलील कर दी बाद में। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ बहुत सारे राज दफन हो जाएंगे। 1998 के एटमी धमाकों के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मली पाकिस्तान में लोग नहीं जानते। डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आई हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बाद में उनको झेलनी पड़ी जब पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाते वक्त जो एटॉमिक साइंटिस्ट थे बहुत सारे, उनके साथ मिलकर डॉक्टर साहब झेलते रहे। क्योंकि पाकिस्तान को इसका बिल्कुल तजुर्बा नहीं था और दुनिया पाकिस्तान को एटम बम देना नहीं चाहती थी। कोई भी मुल्क पाकिस्तान को एटम बम बनाता हुआ देखना भी नहीं चाहता था। तो ये एक ऐसी साइंस थी जिसमें कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा था। पाकिस्तान ने अपने तौर पर कम वसाइल के बावजूद, कम पैसों के साथ अपना एटमी हथियार बनाना शुरू किए और ये बहुत मुश्किल था। पाकिस्तान इसको करता रहा, बड़ी दिक्कतें थी, क्योंकि यूरेनियम को अफसुदा करने के लिए ख़ास किस्म के सेंट्रीफ्यूजेस चाहिए होते हैं, बहुत तेज़ी से हरकत करने वाले आपको मशीनें चाहिए होती हैं जिनमें बहुत तेज़ी से उसका घुमाव होता है और कोई भी मेटल इतनी तेज़ी से घुमा नहीं सकता। बार बार वो टूट जाते थे पुर्जे उसके, बहुत कोशिश करते थे, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया गया, पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान के बाहर से, और बहुत सारे मराइल तय करने के बाद बिलाखिर पाकिस्तान ने यूरेनियम को अफसुर्दा कर लिया। यूरेनियम की अफसुर्दगी के बाद पाकिस्तान ने उसमें धमाका करना था और दुनिया को ये बताना था कि हम ये धमाका करने की सलाहियत रखते हैं। तो 1998 में चागी के मुकाम पे पाकिस्तान ने 28 मई को ये धमाके किए थे। डॉक्टर समर मुबारक के मुताबिक वो पहली मरतबा चागी गए थे 1981 में और वही उस वक्त इंचार्ज थे जब वहाँ धमाके हो रहे थे। 28 मई की सुबह होने तक एटमी मवाद जो है वो चागी के पहाड़ों के अंदर, सुरंगों के अंदर दाखिल किया जा चुका था और उस अले सुबह 28 मई को सुबह के वक्त इन जो चट्टानें थीं उनके ज़रिए से और डेटोनेट करके उन सुरंगों को बंद कर दिया गया था। सुरंगें बंद होने के बाद अब सिर्फ इंतज़ार इस बात का था कि पाकिस्तानी इसको धमाका करके दुनिया को पैगाम दें कि हम एटमी सलाहियत बन चुके हैं। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब वहाँ पे गए थे, वज़ीर आज़म थे, तो नवाज शरीफ साहब से बार बार दरख्वास्त की गई कि आप इस बटन को दबाएं और एटमी धमाका करें, लेकिन वो तारीख़ में कोई ऐसी चीज़ नहीं लाना चाहते थे कि मैं एक ऐसा सियासी शख्सियत या एक ऐसा वज़ीर आज़म हूँ जिसने एटम बम चलाया है या उसके लिए उंगली से उसको बटन को दबाया। तो मियाँ साहब ने गुरेज़ किया, मियाँ साहब ने उसको नहीं दबाया। शेख रशीद साहब अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं मैं तो मुल्क से ही भाग गया था, चला गया था, और जो बाकी लोग मौजूद थे वो भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। तो फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने जो है वो साइंसदानों के साथ मिलकर इस धमाके को वहाँ पे किया और ये कौम हमेशा, जब तक पाकिस्तान सलामत रहेगा, पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत है पाकिस्तान का एटम बम, तब तक हम सारे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के मशकूर रहेंगे, उनके शुक्रगुजार रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये बताऊँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के वाहिद शहरी हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में 2 मरतबा निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया है। पहली मरतबा 1996 में उनको निशान इम्तियाज़ मिला और दूसरी मरतबा 1999 में उनको निशान इम्तियाज़ मिला। ये बड़ा आला एक निशान है पाकिस्तान का और एक बहुत बड़ी खिदमत के एतराफ़ में दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब वाहिद पाकिस्तानी शख्सियत हैं जिनको 2 मरतबा ये एजाज़ दिया गया है। डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में लिखा और बहुत सारी जगहों पे इंटरव्यूज़ में उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए।
ये ज़रूर बताया कि पूरी दुनिया की नज़रें थी, पाकिस्तान एटम बम ना बना पाए और ना चला पाए। उसके लिए कितनी जासूसी होती थी, कौन कौन लोग आते थे। बल्कि उन्होंने कहोटा में एक फ्रांसीसी फर्स्ट सेक्रेटरी जो है वो घुसा आया था उस एरिया में, और उसको पकड़ के उसको बहुत ठीक ठाक फेंटी लगाई गई थी। बाद में पता चला कि वो बंदा अमेरिकन CIA के लिए काम करता है, खुफिया एजेंसी के लिए, और वो यहाँ से रिपोर्ट कर रहा था। और अपने तेहरान में CIA के ऑफिसर को उसने लिखा था कि कहोटा में कुछ अजीबोगरीब हो रहा है और ये कुछ करने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो डॉक्टर साहब के साथ जुड़े हैं। आप उनकी किताब भी पढ़ें और उनके लिए दुआ भी करें और उनके लिए गायबाना नमाज जनाजा भी अदा करें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।